नमस्कार दोस्तों, आपका विंग्स विथ उपेंद्र में स्वागत है। आज हम पाचन तंत्र से संबंधित छोटी आंत एवं बड़ी आंत का अध्ययन करेंगे। पाचन तंत्र से संबंधित छोटी आंत एवं बड़ी आंत का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम आमाशय के बारे में पढ़े थे। आमाशय में प्रोटीन का पाचन हुआ था पेप्सिन एंजाइम के कारण, और आमाशय में पाचित भोजन को काइम कहते हैं। यह काइम आमाशय के पाइलोरिक भाग से यह काइम आमाशय के पाइलोरिक भाग के पाइलोरिक छिद्र से आमाशय के पाइलोरिक भाग के पाइलोरिक छिद्र से भोजन छोटी आंत में जाती है। आमाशय के पाइलोरिक छिद्र से छोटी आंत में जाती है। आइए अब हम एक नामांकित चित्र बनाते हैं छोटी आंत का। यह छोटी आंत है और इसके ऊपर आमाशय था। यहाँ हमारा लीवर होता है, यहाँ लीवर होता है और यहाँ अग्न्याशय होता है। और इस लीवर में पित्ताशय जुड़ा होता है। इस लीवर से ही पित्ताशय जुड़ा होता है और अग्न्याशय से एक नली लगी होती है इस डेडुनम में, और एक पित्ताशय से भी नली लगी होती है डेडुनम में। कुछ इस प्रकार के चित्रों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और यह बड़ी आंत से जुड़ जाती है। यह बड़ी आंत से जुड़ जाती है। आइए हम इसी के बारे में आज कुछ समझते हैं। देखिए, आमाशय में पाचित भोजन को काइम कहते हैं। यह काइम पाइलोरिक छिद्र से छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत इसका नाम छोटी आंत है, मगर यह पाचन तंत्र के सबसे लंबी पाचन अंग है। इसकी लंबाई 6 मीटर है और इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। पाचन तंत्र के सबसे लंबी पाचन अंग छोटी आंत है। पाचन तंत्र के सबसे लंबी पाचन अंग छोटी आंत है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। जो ऊपर वाला भाग है इसे कहते हैं डेडुनम, और जो मध्य वाला भाग है इसे कहते हैं जेजुनम, और जो सबसे निचला भाग होता है उसे हम कहते हैं इलियम। यानी छोटी आंत के 3 भाग होता है
एक डेडूनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम, जिसमें डेडूनम सबसे छोटा भाग होता है, सबसे छोटा भाग होता है, तो वही इलियम सबसे बड़ा भाग होता है। यानी छोटी आंत के सबसे छोटा भाग डेडूनम होता है, तो वही इलियम सबसे बड़ा भाग होता है। आमाशय से पाचित भोजन काइम छोटी आंत के पहले डेडूनम में आता है, और इस डेडूनम में इस पित्ताशय से स्रावित पित्तरस, अग्न्याशय से स्रावित अग्न्याशयी रस एवं आंत से स्रावित स्वयं आंत रस, इन सभी रसों के स्रावन के कारण इस भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। पित्ताशय से स्रावित पित्तरस, यह पित्तरस क्षारीय प्रकृति का होता है, और आमाशय में जो भोजन आया था जठर रस के प्रभाव से भोजन अम्लीय हुआ था, क्योंकि जो जठर रस होता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है और उसका पीएच मान 1.5 होता है, जबकि पित्त रस जो होता है क्षारीय होता है। इसलिए डेडूनम में पित्ताशय से स्रावित पित्त रस का पहला काम है अम्लीय भोजन को क्षारीय में बदलता है। पाचन तंत्र के संपूर्ण हिस्से में भोजन क्षारीय होता है, परंतु सिर्फ और सिर्फ आमाशय में अम्लीय भोजन होता है। इस अम्लीय भोजन को क्षारीय पित्त रस के द्वारा किया जाता है। दूसरा पित्ताशय से जो स्रावित पित्त रस होता है उसका कार्य है वासा का पाचन करता है, और वासा के पाचित करके वसीय अम्ल में बदलता है, वसीय अम्ल में बदलता है। क्योंकि आपको पहले ही हम बताए हैं कि कार्बोहाइड्रेट पाचित होकर ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रूक्टोज में बदलता है, वासा पाचित होकर वासीय अम्ल में बदलता है, और प्रोटीन का पाचन होकर अमीनो अम्ल में बदलता है। तो डेडूनम में पित्ताशय से पित्तरस, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस एवं आंत से स्वयं आंत रस का स्रावन होता है, जिससे भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। यहाँ जो बाकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वासा है सबका पाचन होता है, और यही पाचित भोजन जिसे चाइल कहते हैं, यानी डेडूनम में पाचित भोजन को चाइल कहते हैं। यह चाइल डेडूनम से होते हुए जेजुनम में और जेजुनम से होते हुए इलियम में आता है, और इलियम में स्तंभाकार उपकाला ऊतक से बने माइक्रोविलाई होता है। स्तंभाकार उपकाला ऊतक से बना माइक्रोविलाई होता है। यह माइक्रोविलाई पाचित भोजन को अवशोषित करता है, और पाचित भोजन अवशोषित होकर खून में मिल जाता है, ब्लड में मिल जाता है, और उसके जरिए शरीर के संपूर्ण भागों में परिवहन होने लगता है, संपूर्ण के शरीर भागों में परिवहन होने लगता है। परंतु प्राणी संपोषी में पाचन के प्रक्रिया में संपूर्ण भोजन का पाचन नहीं होता। कुछ भोजन पाचित नहीं होते हैं जिसे अपच भोजन कहते हैं, यानी पाचन के क्रिया में जिस भोजन का पाचन नहीं होता है उसे अपच भोजन कहते हैं, और यह अपच भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है। यह अपच भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है। आइए हम बड़ी आंत को समझते हैं। इसके बाद भोजन बड़ी आंत में चला जाता है। देखिए, यह बड़ी आंत नाम से बड़ी है, यह लंबाई में बड़ी नहीं है, जबकि इसका चौड़ाई अधिक होने के कारण इसे बड़ी आंत कहा जाता है।
और बड़ी आंत के दो भाग होता है। पहला जो अग्रभाग बड़ी आंत के है जिसे कहते हैं कोलन, और जो बड़ी आंत के अंतिम भाग है उसे कहते हैं रेक्टम। यानी बड़ी आंत के अग्रभाग को कहते हैं कोलन और अंतिम भाग को कहते हैं रेक्टम। तो छोटी आंत से भोजन यानी जो चाइल है कोलन से बड़ी आंत में प्रवेश करता है और बड़ी आंत में भोजन कुछ समय के लिए रुकता है। बड़ी आंत में भोजन कुछ समय के लिए रुकता है और वहां बड़ी आंत में चाइल में उपस्थित पानी का अवशोषण होता है। यानी हमारे शरीर में जल का अवशोषण दो ही अंगों में होता है, एक बड़ी आंत में होता है और दूसरा किडनी में होता है। मूत्र त्याग करने के दौरान, मूत्र के निर्माण के समय जल का अवशोषण किडनी में होता है और चाइल से जो जल बचा हुआ है, जो चाइल में जल उपस्थित है, उस जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। जब चाइल से जल का अवशोषण हो जाता है तो यह चाइल ठोस हो जाता है और यह ठोस चाइल रेक्टम के एनस से बाहर हो जाता है। यह ठोस चाइल रेक्टम के एनस से बाहर हो जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को मनुष्यों का पाचन कहते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को मनुष्यों को क्या कहते हैं जी? पाचन कहते हैं। आइए एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। आमाशय में पाचित भोजन को काइम कहते हैं और आमाशय में जो भोजन है अम्लीय है जठर रस के प्रभाव के कारण। और आमाशय में भोजन जो काइम है वह काइम पाइलोरिक छिद्र से छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत के भोजन डेडुनम में आता है। छोटी आंत के तीन भाग होता है। ऊपरी भाग को कहते हैं डेडुनम, मध्य भाग को जेजुनम और सबसे निचले भाग को इलियम कहते हैं। इलियम छोटी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा है, वही जेजुनम छोटी आंत का सबसे छोटा हिस्सा है। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर एवं चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। ये पाचन तंत्र में सबसे लंबी छोटी आंत है। छोटी आंत के डेडुनम में पित्ताशय से पित्तरस एवं अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस एवं आंत का स्वयं आंत रस के स्रावन होता है, जिससे भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। वही पाचित भोजन डेडुनम से जेजुनम, जेजुनम से इलियम में जाता है, जहां इलियम में कुछ माइक्रोविलाई बने होते हैं और उस माइक्रोविलाई में पाचित भोजन का अवशोषण होता है और वह अवशोषित भोजन ब्लड के जरिए, ब्लड के सहारे संपूर्ण के शरीर भागों में फैल जाता है। तो वही प्राणी संपोषण में कुछ भोजन ऐसे हैं जो नहीं पचते हैं। यानी प्राणी संपोषण में सभी भोजन नहीं पचते हैं, कुछ भोजन नहीं पच पाते हैं जिसे अपच भोजन कहते हैं। और यही अपच भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है। तो बड़ी आंत में दो भाग होते हैं, एक कोलन और रेक्टम। तो कोलन से प्रवेश करता है और कोलन से प्रवेश करने के बाद बड़ी आंत में चाइल में जल जो उपस्थित होता है उसका अवशोषण होता है, जिससे वह ठोस हो जाता है और वही ठोस रेक्टम के एनस से बाहर हो जाता है। आइए कुछ नोट युक्त बातें हैं। जैसे नोट युक्त की बात यह है कि जहां छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है वहां एक उंगली समान संरचना होती है। छोटी आंत और बड़ी आंत के संगम पर एक उंगली समान अंग होती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स, यह अपेंडिक्स हमारे शरीर का अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग, आइए हम समझते हैं अवशेषी अंग किसे कहते हैं। हमारे शरीर का वैसा अंग जिसका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है, कोई कार्य नहीं है, उस अंग को बोलते हैं अवशेषी अंग। यानी हमारे शरीर का वैसा अंग जिसका कोई उपयोग नहीं है उसे कहते हैं अवशेषी अंग। अवशेषी अंग के रूप में हमारा बाल है। अवशेषी अंग के रूप में पहले हमारा पूंछ था जो आज नहीं है। अवशेषी अंग के रूप में ये हमारे शरीर में अपेंडिक्स बचा हुआ है। यह भी धीरे धीरे अपेंडिक्स खत्म हो जाएगा। यही अपेंडिक्स धीरे धीरे बढ़ जाता है तो पेट में दर्द शुरू होता है। यह एक प्रकार के अवशेषी अंग है, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अगले वीडियो में हम अग्न्याशय के बारे में और
छोटी आंत से स्रावित रस के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही सर, जय हिंद।